तो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि इन्वेंट्री से रिगार्डिंग कि इन्वेंट्री रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इन्वेंट्री फिजिकल काउंटिंग कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस को। तो इन्वेंट्री काउंटिंग देखने के लिए आप सबसे पहले किस में आएंगे, आप जाएंगे इन्वेंट्री में, ये आपका इन्वेंट्री जो मॉड्यूल है उसमें आएंगे। उसमें आने के बाद आप जाएंगे इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन के बाद आप आएंगे इन्वेंट्री काउंटिंग। इसमें आपको इन्वेंट्री पोस्टिंग और इन्वेंट्री काउंटिंग हो तो इन्वेंट्री काउंटिंग में आएंगे। इसका यूज क्या है, कहाँ यूज करते हैं वो बताता हूँ। सपोज दैट कि हमारे वेयर हाउस में मटेरियल हमने डाला, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और कुछ आइटम जो हमने रखा था वेयर हाउस में ऑलरेडी डैमेज हो गए हैं, ठीक है, और उसको हमने वहां से इन बिटवीन डैमेज पार्टिकल जो स्क्रैप बन गया उसको हमने निकाल दिया, जिसके वजह से क्या हो गया कि हमारी जो एक्चुअल जो सिस्टम में जो दिखा रहा है इन्वेंट्री वो, और जो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग हमारी इन्वेंट्री है वो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो उसको हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन फिजिकल काउंटिंग रिवैल्यूएट करना है इन्वेंट्री को, और हमें वो फिजिकल काउंटिंग करके फिर उसको हमें मेंटेन करना है कि एक्चुअल में कितना है और एग्जिस्टिंग एक्चुअल में कितना है और हमारा जो सिस्टम दिखा रहा है उसमें कितना है। तो उसको हम क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं इन्वेंट्री को। जैसे अगर हमने इस आइटम को लिया तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो फर्स्ट आइटम है उसको देखेंगे इन वेयर हाउस क्वांटिटी 0 है, ठीक है, और जो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटी वो 400 क्वांटिटी दिखा रहा है। लेकिन जब हमने काउंट किया तो काउंट करने से क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटी है जो 0 दिखा रहा है इसकी काउंटिंग में आ गया ये स्पेसिफाई वेयर हाउस। अच्छा वेयर हाउस नहीं है, हम वेयर हाउस सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, इस आइटम में लगता है कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा एफजी वेयर हाउस का ये आइटम, ये है। अब इसमें अगर हम एफजी वेयर हाउस में देखें तो इसमें था तो भी आइटम इसमें दिखा रहा था, आई थिंक देखते हैं क्या सीन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट्री में तो यहाँ पे हमें स्टॉक दिखा रहा है 0, बट यहाँ पे अगर देखें तो इन स्टॉक 339 एंड हमारा कमिटेड है 10 एंड ऑर्डर है 10 एंड अवेलेबल 319 दिखा रहा है एफजी वेयर हाउस में। फिर ये क्वांटिटी हमें स्टॉक तो वहां पे दिखा के नहीं रहा, इसकी आइटम कॉस्ट भी दिखा रहा है। अच्छा ये बिन लोकेशन है, बिन लोकेशन में एफजी वेयर हाउस ही है। अब जब हम बिन लोकेशन सिलेक्ट करेंगे तब ये दिखाएगा। तो बिन लोकेशन हमें वहां से लेना पड़ेगा कि किस बिन में है ये, वेयर हाउस में देखना पड़ेगा कि इस आइटम का कौन सा बीन है जिसपे ये आइटम दिखा, क्योंकि बीन के साथ इसको मेंटेन किया गया है वेयर हाउस और बीन, जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो हमें वहां पे चेक कर लेते हैं कि किस बीन में है ये आइटम। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप आएंगे आइटम पे तो आप देखेंगे कि ये जो बीन है इसका एफ जी वेयर हाउस 001 001B एंड 003 में है। तो हम वहां पे चलते हैं, यही सिलेक्ट करते हैं, ये 003 इसमें होना चाहिए। ये देखिए इसमें इन्वेंट्री क्वांटिटी 50 दिखा रहा है, बाकी और फिर दूसरे में होगा। तो इस तरह से हम जिस भी बीन को सिलेक्ट करेंगे उस बीन का ये क्वांटिटी आ जाएगा। इस बीन में 50 क्वांटिटी है तो ये आ गया, और जो क्वांटिटी होगा दूसरे बीन पे होगा उस इस पार्टिकुलर वेयर हाउस में। तो अब अगर सपोज दैट हम वेयर हाउस में गए और उसकी फिजिकल काउंटिंग कराया, 3 महीने 6 महीने पे हमने काउंटिंग कराया, तो क्या फाइंड हुआ कि ये जो आइटम हमें दिखा रहा है 50, ये आइटम एक्चुअल में है 55, ठीक है, या 45 है। तो जो भी एक्चुअल काउंटिंग होगा हम उस एक्चुअल काउंटिंग को यहाँ पे डालेंगे। ये 400 है, एक्चुअल जो इसकी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है ये दिखा रहा है -5 वेरिएंस आ रहा है। तो ये इसने एक्सेप्ट किया कि ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ 5 का
वेरिएंस है जो एक्चुअल में है, जो सिस्टम में दिखा रहा है जो एक्चुअल में है। इसमें अगर 400 है तो हम 400 डाल देंगे तो ये जीरो वेरिएंस दिखाएगा, इसमें कोई वेरिएंस नहीं है। अगर इस पे हम 350 डाल दे या 450 डालते हैं, अगर 50 डाल दिया कि भाई इतना है हमारे सिस्टम में, तो ये दिखाएगा कि 50 का वेरिएंस है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं कि जितने भी आइटम्स हैं जो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग होगा, हम काउंटिंग के बाद वो आइटम वो क्वांटिटी हम यहाँ पे डालेंगे, जो सिस्टम में एग्जिस्टिंग होगा वेयरहाउस में वो ये दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में आपकी जो फाइंडिंग हुई है वो अपडेट हो जाएगा आपका वेयरहाउस में, इसको जब आप अपडेट करेंगे तो। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा इन्वेंट्री फिजिकल काउंटिंग। जो आपका आइटम का जो फिजिकल काउंटिंग होता है वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ये अब ये क्या कर देगा, वहां पे जाके इसके जिस बिन में 50 रहा होगा उसको 45 कर देगा, जिसमें आपका 400 रहा होगा वहां पे 450 कर देगा, जहां पे 400 था वहां 350। तो जिस हिसाब से आपने डाला है उस हिसाब से ये मेंटेन कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री फिजिकल काउंटिंग बोलते हैं इसको। इसका मेन मोटिव क्या होता है, टू यानी कि अपडेट करना, जो जैसे कि हमारे पास कोई चीज है और एक्चुअल में सिस्टम में क्या दिखा, कई दिन कई महीनों से यूज हो रहा है सिस्टम, और उसमें हमने डाल रखा है, इन बिटवीन कुछ चीजें मिसप्लेस हो गई या डैमेज हो गया या कुछ इस तरह से, तो हम एक्चुअल में उसकी काउंटिंग करेंगे और जो उसका एग्जिस्टिंग डाटा होगा, जो एक्चुअल डेटा होगा, उसको हम यहाँ से काउंटिंग में क्वांटिटी में डाल के हम इसको अपडेट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो हमारा इन्वेंट्री जो है, जो हमारे वेयर हाउस में है, वो पार्टिकुलर आइटम कितना है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इन्वेंट्री फिजिकल काउंटिंग कहलाता है। ये सिर्फ आप क्या करते हैं, जो वेयर हाउस है उसको मेंटेन करते हैं, उसकी कितनी नंबर्स हैं उसको आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आते हैं आपका सेकेंड जो है, ये है आपका इन्वेंट्री रीवैल्यूएशन। इन्वेंट्री रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि सपोज दैट कोई आइटम है, ठीक है, जिसकी स्टॉक वैल्यू आपके अनुसार, अगर आप अकाउंट सेक्शन जो देख रहा है वो कुछ और दिखा रहा है और इसमें सिस्टम में कुछ और आ रहा है, तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे वो तरीका है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ आएंगे, आइटम को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम है यहाँ पे देखिए इन स्टॉक क्वांटिटी दिखा रहा है, उसमें से कोई आइटम आप ले लीजिए। सपोज दैट हमने ये आइटम लिया, ठीक है, और इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये आइटम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है करंट कॉस्ट ये दिखा रहा है, ठीक है, प्राइस रेंज ये आ रहा है, प्राइस कहाँ से आ रहा है, जो हमने गुड्स रिसीव किया था, जिस प्राइस पे हमने लिया था उसी प्राइस पे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये प्राइस दिखा रहा है। अब सपोज दैट कि यदि आपने इसको लिया और आपकी इन्वेंट जो इस आइटम की स्टॉक जो वैल्यू होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो कैसे हम मैनेज करेंगे वो हमें देखना है। यहाँ पे जैसे ये देखिए कि वो 100 रुपीज के कॉस्ट से ये दिखा रहा है, आपको इसको मेंटेन करना है कि 120 के रुपीज से करंट कॉस्ट होनी चाहिए, अब बढ़ गया है कुछ प्राइस उसका चेंज हो गया है, तो आप यहाँ पे उसको 120 या 105 या 110 जिस प्राइस से आप चाहें उस प्राइस से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये मेंटेन कर सकते हैं, न्यू कॉस्ट ये होगा। ठीक है, 120 के रेट से ये है, आप इसको 115 कर सकते हैं। ये आपका 50 के रेट से है तो आप इसको 45 या 55 कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर आइटम की जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है, उसकी वैल्यू जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो उस आइटम की प्राइस की जो वैल्यू होगा इन्वेंट्री में जो आ रहा होगा टोटल क्वांटिटी और उसकी पार्टिकुलर वैल्यू, वो पार्टिकुलर वैल्यू चेंज होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं तब आपको पता चले, जैसे कि सपोज दैट ये आइटम है, इस आइटम को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से हम इन्वेंट्री ऑडिट में भी चले जाते हैं, तो आपका इन्वेंट्री ऑडिट भी साथ साथ हो जाएगा। अब आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे इन्वेंट्री ऑडिट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन मेथड आप लोगों को बता रखा है कि वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, तीन तरह का बताया था, फीफो, मूविंग एवरेज एंड आपका ये स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। इन्वेंट्री ऑडिट,
ये देखिए इन्वेंट्री ऑडिट यहाँ पे है। अगर ये देखना है कि कहाँ पे है तो ये आपका मेन इन्वेंट्री रिपोर्ट में आएगा आपको। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट यहाँ पे है, इसमें आएगा। ठीक है, ये है आपका इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट। ये अब ये जो पर्टिकुलर आइटम जो हम यहाँ पे इवेलुएट कर रहे हैं, उस आइटम को हमें देखना है कि किस पर्टिकुलर आइटम का, एक इंडिविजुअल आइटम का देखना है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको, ये अभी क्या दिखा रहा है हमें, आइटम ग्रुप वाइज है। ठीक है, अब ये सारे आइटम, अगर ऑल आइटम लेना है तो सारे आइटम ले लीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है कि किस डेट से लेना है, पोस्टिंग डेट से लेना है या सिस्टम डेट से लेना है। तो आप पर्टिकुलर डेट के बाद से देखेंगे तो वो डेट के हिसाब से ये आएगा आपका कि इस डेट से इस डेट के बीच में क्या क्या इन्वेंट्री कहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, उससे आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आइटम को कहाँ पे गया है, कहाँ पे आया है। तो ये उस केस में देख सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हमें आइटम को देखना, पर्टिकुलर आइटम का वैल्यू देखना है कि इन्वेंट्री में क्या है। तो इन्वेंट्री में आइटम मैनेजमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, आइटम, हाँ यही। देखिए यहाँ पे हम इसमें से क्या करते हैं, जो भी पार्टिकुलर आइटम को रिवेल्युएट कर रहे हैं, पहले हम उसकी वैल्यू देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने इस आइटम को कॉपी किया था, इस आइटम को कॉपी करके दोनों में ही डाल देते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड जो है उसमें दोनों ही में ही, इसमें ओ यार तो बंद हो जाए, यहाँ पे हमने पेस्ट किया दोनों में। इसमें अगर इसको जब हम फाइंड करेंगे, इसमें क्या है, मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज में आपको याद होगा एवरेज वैल्यू उठा के लाता है ये। ठीक है, डाटा इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, ऑल ग्रुप्स, ये आइटम देखना पड़ेगा अपने को कि कौन से वैल्यूएशन मेथड पे काम कर रहा है। मूविंग एवरेज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको चेक करते हैं कि वैल्यूएशन मेथड क्या है। आइटम प्लान, इन्वेंट्री, तो मूविंग एवरेज ही है। इसका मतलब इसका स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी है 400 है, तो इसको वैल्यू आइटम कॉस्ट, अच्छा इसकी कॉस्टिंग, ट्रांजेक्शन इसका मतलब नहीं हुई अभी तक। ट्रांजेक्शन होता तो यहाँ पे देखा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा दूसरा आइटम लेते हैं, इसका यहाँ पे रेट है 100। तो अब हम इसको अगर चेंज कर दे 110 कर दे तो क्या आएगा, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू अभी प्रेजेंट में क्या है इन्वेंट्री में। जब हम ऑडिट करें तो दिखना है हमें कि इसका क्या है। तो इसको ऑल ग्रुप हमने डाल रखा है, ठीक है। आइटम प्रॉपर्टीज देखते हैं, डेटा इज वैल्यूएशन मेथड, इन्वेंटरी ओपनिंग बैलेंस, इन्वेंटरी रीवैल्यूएशन, ये तो हमने खोल ही रखा है। अच्छा जिस आइटम को दिखा रहा है हमें इन्वेंटरी वैल्यू, उसको देखते हैं। इसकी वैल्यू दिखाई नहीं है, सारे नया आइटम है, हमने अभी रिसेंटली बनाया, इसकी कोई ट्रांजेक्शन, इसकी बिलिंग कोई हुई ही नहीं, तो जीएसटी भी नहीं एक्टिव है इसमें, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। रुकिए मैं वैसा आइटम देखता हूँ जिसकी ट्रांजेक्शन हो रखी है,
उसको लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, डिलीट। जो बार बार हमने यूज किया है उसको देखते हैं। सपोज दैट इसमें से हम ये बैटरी लेते हैं, इसको हम प्राय यूज करते हैं, इसको ले लेते हैं। ये है, इसकी प्राइस ये दिखा रहा है। अब इसको अगर हम लेते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू आपको दिखेगी। अगर आप इसमें जाएंगे इसके आइटम मास्टर पे और इन्वेंट्री में देखेंगे तो ये क्वांटिटी है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इतना। अब इसको अगर हम उसमें जाते हैं वैल्यूएशन मेथड में, तो यहाँ पे आइटम का कॉस्ट दिखना है 12,562। अगर इस प्राइस को आपको चेंज करना है आइटम कॉस्ट की, ठीक है, तो उसको कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। आपको अगर और उसमें जाना है, जो हम अभी वैल्यूएशन मेथड देख रहे हैं, तो उसमें जाके आप इस आइटम को कॉपी कर लीजिए और उसमें जैसे हम अभी डाल रहे थे वैसे डालिए, फिर उसको चेक करेंगे तो यही वैल्यू आपको उठा के आएगा 12,000 समथिंग जो था वो। तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड यहाँ था ये। अभी इन सारे क्वांटिटी का ऑर्डर वगैरह तो हमने बनाया है, एक भी बिलिंग नहीं हुआ, इसीलिए ये वैल्यू उसका नहीं ला रहा उठा के। तो डेटा इज नॉट अवेलेबल, क्या हो गया इसको, और ट्रांजैक्शन बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या स्टैंडर्ड में है क्या ये, आइटम प्रॉपर्टीज, कुछ गड़बड़ है सेटिंग वेटिंग में, इसलिए नहीं आ रहा है, अकाउंट वगैरह मैप नहीं होगा। चलिए देखिए, हमने वहां पे देखा कि 12,000 समथिंग था, तो उसको हमें चेंज करना है। अब यहाँ पे अगर हमें न्यू कॉस्ट इस पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 339 है, उसके हिसाब से ये आ रहा है कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को हमें चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे वो न्यू कॉस्ट डालेंगे। सपोज दैट हमें 15,000 डालनी है, ठीक है, हमने इसका प्राइस कर दिया 15,000। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये देखिए इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये हो गया, ये ऐड हो गया आपका। अब आप जरा सा वहां पे जाइए, आइटम पे जाइए और उसको चेक कीजिए कि उसकी अब वैल्यू कितनी हो गई। अब आप इसको बंद कीजिए और फिर से खोलिए रिफ्रेश करके, तो आप जब ओपन करेंगे इसको, यहीं पे ले लेते हैं, आप देख लीजिए ये था बैटरी, ये था, ये क्वांटिटी लेंगे। अब देखिए अब इसकी करंट कॉस्ट कितनी आ गई 15,000, पहले कितना था 12,562, अब हो गया 15,000। तो यहाँ से हमने क्या किया, क्वांटिटी हमारी स्टॉक क्वांटिटी सेम ही है, बट हमने क्या किया, इसकी कॉस्ट अगर चेंज करनी है, रिवेल्युएट करनी है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये किस केस में होता है, वो उस केस में होता है जब आपका स्टॉक बैलेंस प्रॉब्लम कर रहा है, गड़बड़ आ रहा है। अब कब गड़बड़ आएगा जरा सा देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है 339 है, अगर 9 क्वांटिटी हमने इशू कर दिया तो इसका करंट कॉस्ट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये मूविंग एवरेज पे है। तो जरा सा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स इशू कर रहा हूँ, तो गुड्स इशू जब करूंगा तो 9 क्वांटिटी को मैं इशू कर दूंगा, तो आप देखिएगा कि क्या चेंजेज आएंगे, जो इन्वेंट्री कॉस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, 15,000 नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे टोटल प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी ले, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि ये 9 क्वांटिटी है, ठीक है, और इसको मैंने 15,000 या 10,000 या 12,000 किसी और वैल्यू से हमने इशू किया, या 15,000 का था हमने इसको 17,000 से इशू किया, ठीक है, 17,000 से इशू कर देंगे, या 15,000 से ही करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। 15,000 से अगर करते हैं तो देखिए क्या चेंज आएगा। टोटल प्राइस कितने हो गए, इतने 9 के, ठीक है, एफजी वेयर हाउस से है। अब हम इसको जैसे ही इशू करेंगे तो ये देखिए, अगर हम इसमें से 9 माइनस कर दिए तो 135 माइनस होके, अब अगर आप जब देखेंगे उसको आइटम कॉस्ट, इन्वेंटरी रिवैल्यूएशन में आइए और अब इसको फिर से ओपन कीजिए, तो अब जरा सा देखिएगा कि क्या चेंज हुआ है। इन्वेंटरी रीवैल्यूएशन, बैटरी कॉस्ट,
अब ये वैल्यू सेम ही ला रहा है, जबकि एवरेज वैल्यू यहाँ पे चेंज होनी थी। रुकिए लॉग आउट करके मैं लॉग इन करता हूँ, क्योंकि 9 क्वांटिटी तो घट गया ना। एवरेज क्वांटिटी क्या था हमारा, एवरेज था पहले 339 या समथिंग था इन्वेंट्री, अब उतना घट गया, तो जितनी प्राइस बचेंगे वो सारे से डिवाइड होके एवरेज वैल्यू लाएगा, तो चेंज होगा, हो जाना चाहिए था चेंज। रुकिए मैं लॉग आउट करके लॉग इन करके देखता हूँ, चेंज तो होने चाहिए था, उसी रेट से होने चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली समझिए ये कि जब हमारा स्टॉक वैल्यू अगर मिसमैनेज हो रहा है तो उसको मैनेज करने का ये तरीका है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। स्टॉक वैल्यू आपका जो है वो होना चाहिए था एक्स अमाउंट से, वो दिखा रहा है वाई अमाउंट, तो वाई अमाउंट हम कैसे एक्स अमाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे, वो रीवैल्यूएशन का तरीका है। जब आप पर आइटम प्राइस चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी स्टॉक में आइटम है उसकी प्राइस टोटल कंसोल वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज होके आ जाएगा जितना आप चाहते हैं। तो वो रीवैल्यूएशन के थ्रू ही हम उस स्टॉक अकाउंट को मेंटेन करते हैं। आप लोग अकाउंट वाले हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक अकाउंट का वैल्यू जो होता है वो जनरली क्या होता है, चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो इन बिटवीन क्या होता है, कभी कभी हमारा जो स्टॉक वैल्यू है वो डिफरेंट आने लगता है। तो उस केस में जनरली जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो प्रायः ये केस आता है कि हमारा जो पुराना ईआरपी है उसमें वो वैल्यू स्टॉक वैल्यू कुछ दिखा रहा है, इसमें कुछ और दिखा रहा है, इसको आप मेंटेन कर दीजिए। तो कैसे मेंटेन करते हैं, वो इसी तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, जो रिवैल्यूएशन है उसके थ्रू करते हैं। रिवैल्यूएट करके फिर उसको हम जो स्टॉक वैल्यू होता है उससे मैच करा देते हैं। 15,000 ही दिखा रहा है एक्चुअली, यहाँ पे क्वांटिटी 9 तो रिलीज हो गया, 15,000 ही जा रहा है। अब ठीक है 15,000 गया, तो अगर सपोज दैट हम ज्यादा या कम बैलेंस से इसको रिलीज करते तो उस केस में क्या होता, हमारा स्टॉक अगर वैरी करता, तो अगर हमारा क्लाइंट बोलता है कि हमें ये मैनेज करना है तो हम इस हिसाब से न्यू कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैनेज करेंगे। जो भी वैल्यू हमें देना है, सपोज दैट कि 14,500 से इसको मेंटेन करना है, हमने 14,500 कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो वो फिर हमारा स्टॉक क्या होगा, इस प्राइस पे मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन प्रोसेस है कि इस तरह से हम रिवैल्यूएट करते हैं। तो मैंने दो चीजें बताया आपको कि फिजिकल काउंटिंग कैसे होता है एंड री इवेल्युएशन कैसे होता है। रीवैल्यूएशन में जो मूविंग एवरेज पे आइटम होता है उसको रिवैल्यूएट करने के लिए और स्टॉक बैलेंस को मैच कराने के लिए थोड़े से और भी एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। वो मैथमेटिकल आपका कैलकुलेशन है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका मैथमेटिक्स है, तो वो कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये एवरेज वैल्यू उठा के लाता है, या टोटल जो इन्वेंट्री क्वांटिटी अगर आपका y है और उसकी प्राइस x है तो x इंटू वाई करके ये लाता है, तो ये एवरेज वैल्यू है। अगर टोटल अमाउंट आपका सपोज दैट, हमें तो क्लाइंट क्या करता है कि टोटल स्टॉक वैल्यू ये है और उसको पार्टिकुलर आइटम पे सभी अगर x आइटम है तो सब पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हम लोग डिवाइड करके लाते हैं और फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरी कर जाता है क्योंकि मूविंग एवरेज है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आइडिया आपका यही है। ठीक है, तो दो चीजें मैंने बताया, एक बताया फिजिकल काउंटिंग कैसे होता है, इन्वेंट्री फिजिकल कैसे काउंटिंग होता है, और रीवैल्यूएशन कैसे होता है। तो ये दो चीजें जनरली आपको जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि जब सपोज दैट कोई दूसरा कस्टमाइज ईआरपी यूज कर रहा है, आप सैप में उसको इम्प्लीमेंट करके दे रहा है, तो वो बोलेगा कि फाइनल मुझे स्टॉक वैल्यू जो है वो मैच करा के दो। तो जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो यूजर को बोलते हैं कि भैया नंबर्स ऑफ क्वांटिटी और बैलेंस दोनों मैच करा के दो। लेकिन कभी कभी क्या करता है जो यूजर होता है, जब वो डेटा देगा तो स्टॉक वैल्यू तो आपका सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी डिफर कर देगा, तो उस केस में क्या करता है, स्टॉक वैल्यू आपका चेंज कर जाता है। तो इसीलिए वो बोलता है कि हमें मैच करा के दो, तो इस तरह से हम लोग मैच कराते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस पे कि ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं। आपको याद होगा मैंने जनरल लेजर बताया था कि जनरल लेजर कैसे देखते हैं, वहीं से हम लोग सेम स्क्रीन खुलेगा आपको ट्रायल बैलेंस का भी, तो ट्रायल बैलेंस भी आप वहीं से देखेंगे। आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ठीक है, देखिए इसी तरह का आया था जनरल लेजर का भी। जिस पार्टी का आपको ट्रायल बैलेंस देखना है, सपोज दैट कस्टमर का देखना है तो ऑल कस्टमर, किसी पार्टिकुलर कस्टमर का देखना है तो यहाँ पे आप आइए उस पार्टिकुलर कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया। सपोज दैट जैसे इसका बैलेंस है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और दोनों में ही इसी का कोड डाल दिया, इसमें इसमें भी आए और इसी का हमने कोड डाल दिया, तो ये हमारा गांधी करके जो है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कब से कब का देखना है पोस्टिंग डेट, तो 1/4 से 31 दिन का ये कर दिया हमने, इसको ओके कर दिया। ये आ गया उसका ट्रायल बैलेंस, ये दिखा रहा है। ठीक है,
कि क्या क्रेडिट हुआ है, क्या डेबिट है, इसका टोटल बैलेंस कितना है, ये आपका इस कस्टमर का, इस पार्टिकुलर कस्टमर का ट्रायल बैलेंस ये दिखा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी कस्टमर का, पार्टिकुलर कस्टमर हो या पार्टिकुलर वेंडर हो, उसका आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। ठीक है, उस पार्टिकुलर डेट का, कोई जरूरी नहीं कि 1/4 से आप 31 तक ही रखिए, आप जो भी आप डेट डालेंगे उसके हिसाब से वो लेके आएगा। ठीक है, अब रही बात कि कस्टमर वेंडर तो हम इस तरह से देख लेंगे। अगर किसी पार्टिकुलर अकाउंट का हमें ट्रायल बैलेंस देखना है तो कैसे देखेंगे, तो पार्टिकुलर अकाउंट का जैसे जनरल लेजर हम लोग देख रहे थे कि पार्टिकुलर यहाँ से आप अनचेक कर देंगे। ठीक है, जिस पार्टिकुलर अकाउंट का अगर आपको किसी ग्रुप का देखना था तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट करके वो पार्टिकुलर डेट आप डाल दीजिए, डेट डालने के बाद इसको ओके कर दीजिए, आपको उस पार्टिकुलर कैटेगरी के अकाउंट का सारे जितने भी जीएल अकाउंट है सभी का ये ट्रायल बैलेंस आ गया। यहाँ से आपको दिखा देगा। आपको प्रिंट लेना है तो आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रीव्यू जो भी करना है आपको वो कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको निकल जाएंगे, आपको जो भी मैचिंग करानी है आप करा लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम लोग कि अगर इंडिविजुअल किसी ग्रुप का से, अब आपको इंडिविजुअल अकाउंट का लेना है तो आप कहाँ से लेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए मैंने बताया था जैसे जनरल लेजर में, उसी तरह से इसमें भी देखेंगे। यहाँ पे एसेट्स देखा आपने, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सबको आप एक ही बार सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे बैलेंस लेके आएंगे। अगर किसी सिंगल अकाउंट का देखना है तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इक्वल कर देंगे। ठीक है, और ये अकाउंट कौन सा, जिस पार्टिकुलर अकाउंट का देखना है उस पार्टिकुलर अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ से देखा कैश इन हैंड, कैश अकाउंट ये है ना, हमने कैश अकाउंट को चूज कर लिया, चूज किया, अब यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पार्टिकुलर डेट दे रखा है, इस पार्टिकुलर डेट में हम चले जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको ओके करेंगे तो ये देखिए ये कैश बैलेंस इसका उठा के आ गया। कैश अकाउंट जो है आपका जीएल अकाउंट, उसका ट्रायल बैलेंस ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जिस भी पार्टिकुलर अकाउंट का आपको ट्रायल बैलेंस देखना है उस पार्टिकुलर अकाउंट का आप देख सकते हैं, पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द अकाउंट का देख सकते हैं, पार्टिकुलर वेंडर का आप देख सकते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर कस्टमर का देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई कहाँ रह गया, अच्छा आपको अगर ऐसे जाना है तो फाइनेंशियल में जाइए। ठीक है, और उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में मेन मेनू फाइनेंशियल, ये आपका फाइनेंशियल है, उसके बाद रिपोर्ट्स में आप आ जाइए, फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आप इसमें आ जाइए, आप देखिए इसमें अकाउंटिंग में होगा, अकाउंटिंग जनरल लेजर, इसी में जनरल लेजर है, ट्रांजैक्शन है, फॉर्म 16, ठीक है इसमें होगा फाइनेंशियल, इसमें ये है ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी पार्टिकुलर वेंडर कस्टमर का देखना है वहां से। अब एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप देखते हैं ना तो इस पे आप आके एक्सपेंड करके यहाँ पे आप देखिएगा ब्रांच जरूर से, ये जो ब्रांच है ना ब्रांच सिलेक्ट कीजिएगा। अगर मल्टीपल ब्रांच है या तो एक ही ब्रांच है तो ऑटो ले रहा है, अगर मल्टीपल ब्रांच है तो जिस पार्टिकुलर ब्रांच का आपको देखना है ट्रायल बैलेंस उसको आप जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आप सिलेक्ट करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट आपने इन लॉगिन के समय ओके करते हैं उसी ब्रांच का सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस दिखाएगा, बाकी का नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके सिलेक्ट करना है। अगर सपोज किसी कॉस्ट सेंटर का ट्रायल बैलेंस देखना है तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर ले लेंगे। ठीक है, किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का देखना है तो वो देख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, यहाँ पे गुड्स रिसीव, इनवॉइस वगैरह वगैरह। अगर आपको किसी पार्टिकुलर सेक्शन का देखना है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप इसको अपडेट करके यहाँ से आप निकल जाइए और जिस भी सेक्शन का यहाँ देखना है उसको आप देखिए। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको चेकआउट का। ये सब क्या है कि इसमें बोल रहा है कि डिस्प्ले द रिपोर्ट हाइड जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर उसमें उस पार्टिकुलर ट्रायल बैलेंस अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो उसको हाइड करने के लिए कर, अगर आप इसको हटा देंगे तो वो जीरो बैलेंस वाला भी अकाउंट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फॉरेन नेम, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो उस पार्टिकुलर पार्टी का, आपने याद होगा जब बीपी मास्टर बनाते थे तो फॉरेन नेम होता था अकाउंट का या बीपी मास्टर का, तो अगर फॉरेन नेम आपने डाल रखा है उसको बोला सिलेक्ट करने के लिए तो बोलेगा।
ठीक है। एक्सटर्नल कोड, कोई एक्सटर्नल कोड आपने डाल रखा है तो अगर आप इसको चेकआउट करेंगे तो वो लेगा। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन दे रखा है एक्स्ट्रा कि आपको रखना है या नहीं रखना। ओपनिंग बैलेंस फॉर द पीरियड, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कंपनी एक्टिविटी तो वो भी लेके आएगा। ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर, तो दोनों में से जो सिलेक्ट करेंगे उसके। अब उस पे ट्रायल बैलेंस में आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो आप इसको अगर चेकआउट करेंगे तो फॉरेन करेंसी लेके आएगा। तो इस तरह से आपको सारे ही चीजें दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस, तो ये फॉरेन करेंसी यहाँ ब्लैंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कस्टमर है वो आपका INR में है, इंडियन करेंसी में है। अगर इसका अदर दूसरे करेंसी में होता तब यहाँ पे बैलेंस ये लेके आता, लेकिन यहाँ पे फॉरेन करेंसी में देख रहे हैं ये ब्लैंक जा रहा है। अगर कोई भी हमारा ऐसा कस्टमर हो जिसका कि ट्रांजैक्शन US डॉलर में होता है या फिर इसमें GB पॉन्ड में होता है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, या US डॉलर में या यूरो में होता है या GB पॉन्ड में होता है, तो जिस भी करेंसी में उसका ट्रांजैक्शन होगा INR के साथ साथ ये भी बैलेंस आपको लेके आएगा। ठीक है, तो उसके लिए है आपका फॉरेन करेंसी। उसका सिस्टम करेंसी, तो ऑब्वियस सी बात है जब इंडिया का होता है IN आपका लोकल करेंसी और सिस्टम करेंसी दोनों सेम होता है, तो या तो आप इसको रखिए या इसको रखिए, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, पीरियडिक रिपोर्ट। तो इसमें आपको जैसा चाहिए, मंथली चाहिए तो मंथली लीजिए, एनुअल चाहिए एनुअल चाहिए, क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो सारे चीजें। अब इसमें बोल रहा है अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे बोल रहा है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पे आप मंथली रिपोर्ट कर देंगे तो मंथली लेके आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये मंथली रिपोर्ट लेके आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंस को सेगमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम किसका किसका बैलेंस देखते हैं, GL अकाउंट का बैलेंस देखते हैं। ठीक है, पूरे ग्रुप्स ऑफ द 5 कैटेगरी में जो हमने GL अकाउंट को कैटेगराइज कर रखा है, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सभी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट वाइज देख सकते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर देख सकते हैं, पूरे ऑल कस्टमर वाइज देख सकते हैं, इंडिविजुअल वेंडर देख सकते हैं, पूरे ऑल वेंडर का एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में होता क्या है कि वो आपका ओनली बैलेंस दिखाता है कि एक्चुअल बैलेंस जो है उस पर्टिकुलर अकाउंट हेड में कितना है वो दिखाएगा आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। जबकि GL जो जनरल लेजर जो हम लोग देखते थे, जनरल लेजर में क्या होता था कि बैलेंस के साथ साथ वो ये भी दिखाता था कि किस एक्टिविटी के थ्रू आया है, कि किस पार्टिकुलर आपका इनवॉइस के बिहाफ पे ये पेमेंट हुआ है या पेमेंट आया है, किस वाउचर के अगेंस्ट में ये पेमेंट हुआ है या आया, तो वो सारा उसमें रिकॉर्ड दिखाता था जनरल लेजर में। ठीक है, जबकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ओनली आपको बैलेंस दिखाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस, इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये कस्टमर है उसका सिर्फ बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन वही आप जनरल लेजर में जाएंगे तो जरा सा देखिए, मैं जनरल लेजर भी आपको खोल के दिखाता हूँ कि जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ है आपका जनरल लेजर, मैं उसी पार्टी का फिर से जनरल, ये यही पार्टी है, सेम डेट है। अगर इसको मैं ओके करूं तो आप देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी पता चल जाएंगे। ये देखिए, अब जनरल लेजर में क्या है, ये जो पार्टी है इस पर्टिकुलर डेट में ये इसका AR इनवॉइस है। ठीक है, AR इनवॉइस का सीरीज है ये। इस सीरीज के बिहाफ पे ये देखिए ये बता रहा है कि ये अमाउंट डेबिट और क्रेडिट जो हुआ कम्युलेटिव बैलेंस ये है वो। तो अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे डॉक नंबर पे तो देखिए कि ये इसका इनवॉइस बना हुआ है, ये है इनवॉइस और उसका अमाउंट ये है। तो जनरल लेजर में ये बेनिफिट है कि रिकॉर्ड दिखा रहा है कि इस इनवॉइस के बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो अमाउंट जो दिख रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट, ये इनवॉइस के बेस पे, इस पर्टिकुलर बिल के बेस पे, जो सेल्स बिल जो इनवॉइस हुआ है उसके बेस पे ये है। अब यहाँ पे देखिए जो डेली, मंथली, क्वार्टरली जो आपको बता रहा था, अगर आपको मंथली रखना है तो ये रखिए, आपको डेली रखना है, जिसको मंथली अगर रखना है तो इसको हटा दीजिए, डेली को ऐसे रखिए। अगर आपको डेली देखना है तो ये, अगर तीनों में से कुछ ऐसे रखना है तो इस तरह से देखिए। तो डेली क्या हो, सब टोटल ये दिखाएगा कि कितना का है डेली। ठीक है, आज के डेट में 30 तारीख के डेट में टोटल इतना हो गया है, 8 तारीख के डेट में ये है अमाउंट,
उसके बाद 10 तारीख के डेट में ये है, फिर 6 तारीख के डेट में। तो जनरल लेजर में क्या है कि आपको सारे डिटेल्स के साथ आते हैं, इसके साथ आप और भी चीजें कुछ आपका रिक्वायर्ड है तो यहाँ से फॉर्म सेटिंग में जाके आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको जीएल अकाउंट, बीपी कोड या इस तरह की चीजें कुछ भी आपको या कोई और अदर फील्ड आपको लाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो जनरल लेजर का मेन मोटिव क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा बैलेंस है किस बिल के बेस पे आया है, ठीक है, या हमारा पेमेंट जो आया है किस जनरल एंट्री के थ्रू आया है, या पैसा जो हमारा गया है किस ये बिल के थ्रू वो बाहर यानी कि आउटगोइंग पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होता है आपका जनरल लेजर में। जबकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, कंसोलिडेटेड वो सिर्फ बैलेंस दिखाता है कि उस पार्टिकुलर डेट में, उस पार्टिकुलर मंथ में, उस पार्टिकुलर ईयर में, ठीक है, कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है, वो सिर्फ वो बैलेंस दिखाता है। तो ये होता है आपका। तो आज हमने क्या किया, आज हमने इन्वेंट्री फिजिकल काउंटिंग किया है, फिर उसके बाद हमने इन्वेंट्री इवैल्यूएशन किया है, एंड उसके बाद क्या होता है आपको जनरल लेजर बताया है, सॉरी ट्रायल बैलेंस बताया है, और जनरल लेजर हमने आपको उससे रीवेरीफाई, क्योंकि जनरल लेजर हमने पहले बता रखा था। अब आप लोग अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि यूजर कैसे बनाते हैं सैप B1 में, एंड जनरल ऑथराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो यूजर बनाने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आइए, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में सेटअप में जाइए, सेटअप में इन जनरल में आप यहाँ देखेंगे तो ये यूजर आपको दिखेगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन ओपन होके आएगी। आप इसमें कंट्रोल A कीजिए, एडिट मोड में आइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोज दैट जो हमारा यूजर है जिसको मैं बना रहा हूँ वो फाइनेंस का है, तो हम यहाँ पे एक पार्टिकुलर कोड उसको असाइन करेंगे, तो वो कोड डालेंगे। जैसे मैं डाल रहा हूँ FIN001, ये हमारा, और उसका नाम हम डाल देंगे, सपोज दैट इसका कुछ नाम है ए अशोक वर्मा, तो मैंने उसका नाम अशोक वर्मा यहाँ पे मेंशन कर दिया जो यूजर है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद यहाँ पे है कि डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट उसको कुछ डालना है कि कोई लिस्ट से एम्प्लॉय वगैरह इस तरह का कुछ लिस्ट ऑफ यूजर, तो अगर बना रखा है तो उससे हम यहाँ पे सिलेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय लिस्ट में से आप उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका ईमेल आईडी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर उसका दे रखा आपके पास है आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो इस तरह से आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल आईडी है, फैक्स नंबर है। उसके बाद उसको असाइन कीजिए ब्रांच, जो ब्रांच है, सपोज दैट आपके कंपनी के 10 ब्रांच है और किसी एक ही ब्रांच में काम करे तो उसको एक ब्रांच जो होगा पार्टिकुलर ब्रांच वो हम असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम उसे ब्रांच असाइन करेंगे। ब्रांच असाइन करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो यूजर है वो किस डिपार्टमेंट का है, तो ये ऑलरेडी फाइनेंस का है तो फाइनेंस का यहाँ पे आ रहा है। यदि ये जो यूजर होता, यदि अगर प्रोडक्शन का होता तो प्रोडक्शन सेलेक्ट करते, परचेज का होता तो परचेज, अगर सेल्स का होता तो सेल्स, तो जिस डिपार्टमेंट का होगा उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आएंगे हम पासवर्ड पे, तो हम इसको पासवर्ड असाइन करेंगे, तो 4 डिजिट का हम पासवर्ड इसमें डालेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4, लेकिन आप जब देखेंगे आपके सिस्टम में 8 करेक्टर का बोलेगा, उसमें अपर केस, उसके बाद 1 डिजिट 1 करेक्टर, इस तरह से 8 करेक्टर का होगा। यहाँ मैंने सेटिंग कर रखा है एज ए सुपर यूजर जाके कि मुझे मिनिमम करेक्टर का उसमें चाहिए, तो इसीलिए 4 करेक्टर का मानना है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल रहा हूँ। इसको डालने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ये मैंने कर दिया। अब ये रखना है चेंज पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगिन, जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा तो उसको बोलेगा कि आप पासवर्ड चेंज करो। जैसे कि सपोज दैट आप बैंक का आपको नेट बैंकिंग मिलता है तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम में ही बोलता है कि आप पासवर्ड चेंज करो, तो ये अगर आपने चेकआउट कर रखा है तो जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा उसको पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा। इग्नोर ब्रांच असाइनमेंट इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसका इनेबल सेटिंग इंटीग्रेशन पैकेज, ये आप उसको चेकआउट कर दीजिए। उसके बाद सर्विसेज पे आइए, सर्विसेज पे देखिए परफॉर्म डेटा चेक नहीं, अगर आप इसको करेंगे तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा काफी देर तक वो डेटा को पहले चेक करेगा तभी आपको लॉगिन करने देगा, तो इसको नहीं चेक करना है।
ओपन एक्सचेंज रेट टेबल। जब भी आप ये यूजर लॉगिन करेगा, अगर इसको आपने चेकआउट किया तो लॉगिन करते हैं उसको एक्सचेंज रेट टेबल ओपन होके आएगा कि आज जो अगर यूएस है या यूरो करेंसी है उसकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को डालो। उसके बाद ये बोल रहा है डिस्प्ले रेकरिंग पोस्टिंग ऑन द एग्जीक्यूशन। अगर रेकरिंग कुछ पोस्टिंग है तो वो जैसे ही ओपन होगा इसको क्लिक करने के बाद वो दिखाएगा। डिस्प्ले रिकरिंग ट्रांजेक्शन ऑन द एग्जीक्यूशन, अगर कोई रिकरिंग ट्रांजेक्शन का आज डेट है तो वो लेके आएगा। सेंड अलर्ट फॉर द एक्टिविटी शेड्यूल फॉर द टुडे, यदि कोई आपने शेड्यूल कर रखा है इसको आप चेकआउट करेंगे तो वो आपका अलर्ट आएगा। उसके बाद डिस्प्ले इनबॉक्स में न्यू मैसेज आ रहा है, ये आपको यहाँ पे जो इनबॉक्स में मैसेज अगर आएगा तो वो डिस्प्ले करेगा, तो उसके लिए ये रखना चाहिए। ओपन विंडो फॉर द क्रेडिट वाउचर रेफरेंस डेट, ये अगर आप करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद ये आ रहा है डिस्प्ले वर्कलिस्ट फॉर न्यूटा। अब यहाँ पे बोल रहा है अपडेट मैसेज कितना देने पे, 5 मिनट पे दे रखा है। स्क्रीन लॉक टाइम यहाँ पे दे रखा है 30 मिनट, 30 मिनट के बाद लॉक टाइम होना चाहिए। आप इसको बढ़ाना घटाना जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। ओपन पोस्ट पर क्रेडिट वाउचर विंडो, अगर आपको करना है ऑलवेज रखना है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। सोज लाइसेंस इंफॉर्मेशन एट स्टार्टअप। उसके बाद यहाँ पे यूजर नंबर कीपैड, अगर आपने इसको चेकआउट किया, यूज नंबर कीपैड पीरियड की एज ए सेपरेट ऑन द डिस्प्ले टैब, इनेबल डॉक्यूमेंट्स ऑपरेशन, इसको अगर आपने चेकआउट किया तो आप जो अभी इंटर से ऐड कर देते हैं या उसमें डॉक्यूमेंट्स को, वो ऐड नहीं होगा, फिर आपको उस पर जाके ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा तभी होगा। तो ये चीजें हैं। ये सब करने के बाद आप आ जाएंगे डिस्प्ले टैब में। डिस्प्ले टैब में आप यहाँ पे कोई स्क्रीन उस पर डालना है, कैसा स्क्रीन दिखना चाहिए, गोल्डन थ्रेड जिस कलर का भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का रखना है, ठीक है। उसके बाद कलर कैसा चाहिए, तो कलर अगर नहीं, अगर आपको डिफॉल्ट रखना तो एज इट इज जैसे वैसे रन या फॉन्ट साइज वगैरह, ये सब करने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये यूजर बन जाएगा। ये यूजर बन गया। अब यूजर बनने के बाद क्या होता है, हमें उसे लाइसेंस देना होता है एंड जनरल ऑथराइजेशन के थ्रू उसको राइट देने पड़ते हैं कि वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है। तो अब उसको जनरल ऑथराइजेशन में चलते हैं और उसको हम असाइन करते हैं कि कौन कौन सा काम वो कर सकता है। तो यहाँ पे आप आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आप आ गए सेटअप में। सेटअप में आने के बाद यहाँ पे जनरल, और इसी में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं इसमें नहीं देखेंगे, ऑथराइजेशन में दिखेंगे आपको, इन्वेंट्री फाइनेंस आई थिंक, जनरल ऑथराइजेशन, यहाँ पे लिख देते हैं जनरल ऑथराइजेशन। पहले लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन में चलेंगे। लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद जो यूजर हमने बनाया है उस यूजर को, ये है आपका फाइनेंस का, अभी ये यूजर आपने बनाया है, इसको एक लाइसेंस, यहाँ पे एक ही लाइसेंस है, अगर लाइसेंस आपको अवेलेबल होगा तो उस लाइसेंस, जैसे यहाँ पे बिजनेस वन प्रोफेशनल यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यहाँ पे अगर 5 लाइसेंस है तो 5 दिखाएंगे, आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये अभी बोल रहा है कि आपके पास लाइसेंस नहीं, इसीलिए आप नहीं सिलेक्ट हो। वहाँ पे अगर आपको लाइसेंस होगा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मतलब इस यूजर को वो लाइसेंस मिल जाएगा। सैप में जो बिजनेस वन है उसमें 3-4 तरह के लाइसेंस होते हैं। सुपर यूजर होता है, उसके बाद आपका लिमिटेड लॉजिस्टिक होता है, लिमिटेड फाइनेंस होता है एंड सीआरएम का होता है। तो अगर इसमें से जितने भी लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस इसको आप असाइन करना चाहते हैं असाइन कर सकते हैं। सब सुपर यूजर कोई भी स्क्रीन ओपन कर सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है, लेकिन जो लिमिटेड लॉजिस्टिक होता है उसका पर्टिकुलर वर्क होते हैं, साइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर वर्क काम कर सकता है, वो फाइनेंशियल मॉड्यूल में नहीं जा सकता है, सीआरएम का कुछ काम कर नहीं कर सकता है। तो वो सबके अलग अलग डिफाइंड है। अगर आपको उसको देखना है तो आपको एक्सेल सीट आपको मिल जाएंगे जो कि किस लाइसेंस के में आप कौन सा जॉब कर सकते हैं। तो यदि आप सर्च कर लिया गूगल में नहीं मिला तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर यूजर को कौन सा हमें लाइसेंस असाइन करना चाहिए, किस नेचर का वो काम करता है, और उसको उस तरह का आप लाइसेंस असाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लाइसेंस असाइनमेंट होता है। आप इस पे जब आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए मेरे पास कितने लाइसेंस हैं, ये है हमारे पास टोटल नंबर्स 1 है, और इंडियन लोकल लाइसेंस हमने ले रखा है तो ये हमारा दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो लाइसेंस है आपके पास वो किसको कितना लाइसेंस असाइन कर रखा है। तो हमारे पास एक लाइसेंस है तो मैनेजर को मैंने ये 1 असाइन कर रखा, टोटल असाइन 1, टोटल फ्री कितना है 0, किसी को असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ओनली लाइसेंस है, ओनली लाइसेंस
में हम या तो मैं यूज करूंगा या किसी को दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम लाइसेंस असाइन करते हैं। अब चलते हैं हम जनरल ऑथराइजेशन में। तो जनरल ऑथराइजेशन की बात करते हैं, तो ये जनरल ऑथराइजेशन आप देखिए कहाँ पे आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम है, ऑथराइजेशन के अंदर में आता है। तो आप आ जाइए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे सिस्टम, उसके बाद ये ऑथराइजेशन। अब ये आगे आपका जनरल ऑथराइजेशन का टैब है। इसमें आने के बाद जो पार्टिकुलर आपका यूजर है जिसको आपको ऑथराइजेशन देना है, जैसे मैंने अभी फाइनेंस बनाया था, ये देखिए अभी से ओनली आपको एडमिनिस्ट्रेशन का वेरियस ऑथराइजेशन दे रखा है। इस ऑथराइजेशन में, वेरियस ऑथराइजेशन में क्या क्या ऑथराइजेशन इसको है वो देखेंगे। इसमें सर्टेन कुछ ऑथराइजेशन होंगे और जो इसमें ये देख भी सकता है और काम, लेकिन ये काम करने का कोई भी किसी में फुल ऑथराइजेशन नहीं, तो ये अभी कर नहीं सकता है कुछ। तो अब सपोज दैट इस यूजर को हमने फाइनेंस में बनाया था, तो इसको फाइनेंस के हमें फुल ऑथराइजेशन देने हैं, फाइनेंशियल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको फुल ऑथराइजेशन दे देंगे, ठीक है। जनरल टैब जो होता है जनरली सबको फुल ऑथराइजेशन दिया जाता है, नहीं तो बहुत सारी चीजें होती है स्क्रीन पे ओपन नहीं कर सकता। कस्टमाइज टूल, जब वो आपके यूडीएफ वगैरह या कुछ कस्टमाइजेशन यूडीओ आपका बना होगा, कोई स्क्रीन बना होगा, उसको अगर राइट देना है तो उसको ये सभी को ऑलमोस्ट देंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स में सारे चीज राइट नहीं दिए जाते हैं, इसमें से जो भी ये सेटअप की चीजें हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही इसमें राइट दिए जाते हैं, फाइनेंस वाले की इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप सेल्स में देखेंगे तो फाइनेंस वाले को सेल्स में इनवॉइस, अगर आप एयर इनवॉइस की बात करेंगे तो उसे एयर इनवॉइस का राइट होना चाहिए, तो हम उसको एयर इनवॉइस का राइट दे देंगे, ठीक है। एयर क्रेडिट मेमो वो बनाता है तो उसको भी हम ये राइट दे देंगे, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जिस भी यूजर को जो राइट देना है, जो आपकी कंपनी की जो डिसीजन होगा उस हिसाब से आप उसको राइट दे देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे तो जो जो राइट यहाँ पे जनरल ऑथराइजेशन में आपने उसको दिया है उस स्क्रीन को ओपन कर सकता है, उस स्क्रीन पे वो काम कर सकता है। जिसको उसके ऑथराइजेशन नहीं होंगे, स्क्रीन तो ओपन होंगे बट सॉलिड फॉर्म में ओपन होंगे, वो उस स्क्रीन पे कुछ काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग ऑथराइजेशन देते हैं। सपोज दैट कि इसके रेट लिस्ट, तो रेट इसमें डाल दीजिए। रेट जैसे ही आपने देखा तो लिस्ट जितने भी टैब होंगे आप नेक्स्ट करते जाइए, सारे टैब आते जाएंगे। जिस टैब का आपको ऑथराइजेशन देना है आप इसमें दे दीजिए उस यूजर को ऑथराइजेशन। आप सपोज दैट प्राइस, मटेरियल की प्राइस क्या है, प्राइस का ऑथराइजेशन देना है, तो प्राइस पे आप गए, प्राइस टैब पे यहाँ पे आए, उस प्राइस टैब जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते जाएंगे सारे प्राइस टैब आते जाएंगे, जिसकी भी आपको राइट देने हैं आप उसको राइट दे दीजिए और ये चीजें आपका उसके बाद उसको अपडेट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जनरल ऑथराइजेशन करते हैं। तो